हिमालय कश्मीर से अरुणाचल तक फैली 2500 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला, 7-8 हजार मीटर ऊंचे शिखरों का एक ऐसा मायाजाल जो करोड़ों वर्षों से अपने आसपास की जलवायु और भूगोल को प्रभावित करता आया है, उत्तर में अलग और दक्षिण में अलग रूप से। इन दोनों क्षेत्रों में जो लोग आए बसे, उनकी संस्कृतियां फलस्वरूप बहुत अलग अलग तरीके से विकसित हुई। हिमालय की इस विशाल दीवार ने भी उन्हें एक दूसरे से अलग ही रखा। पर कुछ मानव समूह ऐसे थे जो इन दो दुनियाओं के बीच की कड़ी बन गए। ये खुद इस मायाजाल के बीच थोड़ी बहुत बसने लायक घाटियों में रहने लगे और व्यापार को जीवन का साधन बना लिया। हर साल ये दक्षिण से अनाज, बर्तन, गुड़ आदि वस्तुएं अपनी भेड़ों बकरियों पर लाद कर हिमालय के ऊंचे दर्रों से तिब्बत को ले जाते और वहां से नमक, ऊन, सोना, सुहागा आदि दक्षिण को लाते। हर वर्ष यही चक्र चलता। इन आधे अधूरे बंजारों के मानव समूह हिमालय के पूरे विस्तार में फैले थे। आज इन सभी को उस एक नाम से ज्यादा जाना जाता है जो इन्हें इनके दक्षिणी बंधुओं ने दिया, भोटिया। लगभग हर एक भोटिया समूह की अपनी एक अलग भाषा, संस्कृति और नाम है, और आज हम इन्हीं में से एक समूह को जरा गौर से देखने वाले हैं, इतिहास, भूगोल और संस्कृति के संदर्भ में। आइए आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित जोहार घाटी में, जहां रहता है शौका भोटिया समाज। भोटिया शब्द का अर्थ है भोट से ताल्लुक रखने वाली कोई वस्तु या वहां रहने वाले लोग। भोट शब्द खुद तिब्बती भाषा के बोट शब्द से निकला है या बोध शब्द से निकला है, जिसका मतलब है तिब्बत। जिन लोगों को आमतौर पर हम भोटिया कहते हैं, वो लोग बोट से दक्षिण की ओर रहते हैं, खासकर उत्तराखंड में। तो भोटिया शब्द एक प्रकार का मिसनोमर है। खैर, उत्तराखंड में कुल 7 भोटिया समूह हैं जो तिब्बत से लगी हुई नदी की घाटियों में निवास करते हैं। पश्चिम से पूर्व को चलें तो जाड़ गंगा की घाटी में जाड़ समुदाय रहता है। पूर्व में अलकनंदा सरस्वती की घाटी में माणा के आसपास मारछा, और धौली गंगा की घाटी में उन्हीं के साथ तोलछा भोटिया, नीति, मलारी, गमशाली में रहते हैं। पूर्व की ओर कुमाऊं में गोरी गंगा की घाटी या जोहार में शौका जनजाति निवास करती है, जो इस वीडियो का विषय है। उत्तराखंड के पूर्वी अंत में रंग भोटिया जनजाति रहती है, जो 3 भागों में बटी है। दारमा घाटी में रहने वाले दारमी या दरमिया, चौदास क्षेत्र के चौदासी और ब्यास में रहने वाले ब्यासी। उत्तराखंड के सभी भोटिया समूह मौसमी प्रवासी हैं। गर्मियों में ये अपने ऊंचे उत्तरी ग्रामों में बसा करते थे। जाड़ा बढ़ते ही ये दक्षिण की ओर निचले गांवों की ओर आ जाया करते। जोहार के शौके भी इस नियम का कोई अपवाद नहीं। हालांकि खास बात ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के भोटिया जनजातियों के अलावा हमारे पड़ोसी क्षेत्रों में ये प्रवासी तौर तरीके कम ही नज़र आते हैं। इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक, जिनसे आप इस चैनल पर पहले भी मिल चुके हैं, उनसे सुनिए। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर आप हिमाचल में जाओगे तो दे डोंट हैव 3 सेट्स ऑफ विलेजेज और 3 सेट्स ऑफ विलेजेज। वो किब्बर जैसे 14,000 फीट की ऊंचाई पर गांव में साल भर वहीं रहते। कोई उनके यहाँ माइग्रेशन नहीं होता है। नेपाल में माइग्रेशन नहीं होता उन गाँवों में, सिर्फ हमारे यहाँ जुड़े हुए गाँवों को छोड़ करके, जो जैसे काली नदी के पार जो 2 गाँव हैं, टिंकर और सांगू, उस तरफ अगर नेपाल में जाएँ हम, जैसे हुमला में जाएँ, वो अपने 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी जो गाँव है उनसे माइग्रेशन नहीं होता है। साल भर वहीं रहते हैं और साल भर का पूरा सामान अपना वो रख लेते हैं। हम उत्तराखंड ही अकेले हैं, ये अध्ययन किया जाना है किसी के द्वारा, जो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कंबाइन एक तरीके से डिसिप्लिन होगा। उसमें ये हुआ कि यहाँ ये 3 सेट्स ऑफ विलेजेस कैसे बना। जोहार की ओर लौटते हैं। जोहार मुख्य रूप से गोरी गंगा की घाटी है। गोरी गंगा का जन्म मिलम ग्लेशियर से होता है, जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वहीं जोहार की दक्षिण पश्चिमी सीमा रामगंगा नदी बनाती है, जो इसे दानपुर से अलग करती है। दक्षिण में कुछ छोटी रिज लाइन्स इसे सीरा, जो आज के डीडीहाट के आसपास का क्षेत्र है, गंगोली और अस्कोट से अलग करती है। ये रेखा आगे छिपलाकोट पर्वत को चढ़ती है, जो इस क्षेत्र के लिए एक धार्मिक केंद्र है। जोहार की पूर्वी सीमा पंचाचूली ग्रुप के विशाल पर्वत बनाते हैं, जो इसे दारमा से अलग करते हैं। इनमें पंचाचूली, राजरंभा, चिरिंगवी आदि प्रमुख हैं। उत्तर की ओर ये रेखा ऊंटाधुरा के दर्रे तक आती है।
मिलम ग्लेशियर के 3 ओर घूमकर सीमा रेखा को नंदा देवी ग्रुप के पर्वत और धार नंदाकोट पर्वत तक लाते हैं। यहीं पर पूरे जोहार और कुमाऊं का सर्वोच्च शिखर भी है, नंदा देवी ईस्ट या सुनंदा देवी। जोहार के उत्तर और पश्चिम में गढ़वाल का पैनखंडा क्षेत्र है। अब जोहार के खुद 3 मुख्य हिस्से हैं, मल्ला जोहार, गोरीफाट और तल्ला देश। मौसम और व्यापार के प्रबंध शौकों को साल भर इन तीनों के बीच घुमाते रहते थे। तल्ला देश नंदाकोट, खलिया और होम पर्वत के ऊपर से गुजरने वाली धार के पश्चिम में है और काला मुनि पास यहाँ से आपको गोरीफाट लेकर जाएगा। प्रसिद्ध बिरथी झरना भी तल्ला देश में ही है। गोरीफाट गोरी गंगा की निचली घाटी है और यहाँ से गोरी नदी आगे चलकर जौलजीबी में काली से मिल जाती है। गोरीफाट और तल्ला देश अपने वातावरण में काफ़ी हद तक कुमाऊं गढ़वाल के बाकी पहाड़ी इलाकों की ही तरह है, पर वहीं मल्ला जोहार जो गोरी और रालमगाड़ के संगम से ऊपर का इलाका है, उसकी कहानी अलग है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से पीछे होने की वजह से और घाटी की ऊंचाई भी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ऊंचे वृक्ष कम ही हैं और घास के मैदान उनकी जगह ले लेते हैं, और ऊंचाई पर तो फिर ग्लेशियर और कंकड़ पत्थर ही हैं। लगभग आधा साल यहाँ बर्फ पड़ी रहती है। इतनी जटिल परिस्थितियों के बावजूद जहां जोहार के शौकों को साल भर मौसम के अनुसार घूमते रहना पड़ता था, ये क्षेत्र न केवल आबाद बल्कि समृद्ध था। इसके पीछे का कारण जानने के लिए एक बार इतिहास में झांकना जरूरी है। इतने दुर्गम इलाके में पहले कौन लोग बसे होंगे? उनका समाज कैसा रहा होगा? वो दक्षिण से आए या वो तिब्बती थे? ज़्यादातर अंग्रेज इतिहासकार भोटिया लोगों को तिब्बत से आया हुआ मानते हैं, जिसके पीछे का कारण समझना सरल है। भोटिया लोगों के नैन नक्श, भाषा, कुछ क्षेत्रों में लिपि सभी तिब्बती लगती है। हाँ, खुद तिब्बत में बौद्ध धर्म जरूर भारत और नेपाल से गया, पर वहाँ के लोग चीनी मूल के हैं और उनकी भाषा टिबेटो बर्मन परिवार का सदस्य है। उत्तराखंड में निवास करने वाले कुछ समूह बताते हैं कि तिब्बत से एक धर्मगुरु या लामा उनके यहाँ आए और उन्हीं के अनुयायियों ने ये प्रांत बसाए। जोहार में एक शकिया लामा, जिनका संबंध शायद बौद्ध धर्म के शाक्य संप्रदाय से हो, उनके शिष्यों ने यहाँ लोगों को बसाया और इसीलिए वो लोग शौका कहे गए। हालांकि इस कथा के विपरीत शौका शब्द संभव है शक जाति के लोगों से आया, जो एक समय भारत में सबसे शक्तिशाली थे। इन्हीं लोगों को इंडो सिथियंस भी कहा गया है। शौका शब्द और जनजाति का उद्गम कहाँ से हुआ, कह पाना मुश्किल है। मुझे भी ये ठीक से पता नहीं है हर्षित, लेकिन मैं ज़्यादातर ये मानता हूँ कि ये शक से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जो शक एक बड़ी कम्युनिटी थी, जिसके बारे में राहुल कभी कभी कहते हैं कि शक और खस एक ही बड़ी प्रजाति की, एक बड़ी एथनिक आइडेंटिटी की 2 लहरें थी करके वो मानता है, और वो हिमालय में प्रवाहमान रही वो, और अलग अलग जगहों पर है। कुछ लोग वो सत्यानामा बोलते हैं, तो वो भी एक पहचान हो सकती है, क्योंकि जो तिब्बतन बुद्धिज़्म वहाँ ऊपर से आया होगा, उसमें उनके यहाँ लामा आने की कहानी तो जोहार में भी मिलती है और यहाँ आपके ब्यास में भी मिलती है। जो शौकाओं को शक आइडेंटिटी से जो इमर्ज होते हुए आया है, उसमें फिर ये बहुत सारी लेयर जुड़ी होंगी करके मेरा ये सोचना है। शुरुआती लोग भले ही कहीं से भी आए हों, 2 बातें ज़रूर पूरी तरह सच हैं। एक, जोहार और अन्य भोट क्षेत्रों में बौद्ध धर्म कभी बहुत प्रचलित रहा करता होगा, और ये जो बुद्धिस्ट लेयर रही होगी वहाँ, वो पूरे हिमालय में सिर्फ हमारा उत्तराखंड ही है जहाँ बुद्धिस्ट पहचान एक तरीके से बड़ी सीमा तक डिजॉल्व हो। वो तो भला हो हमारे जाट लोगों का, जिन्होंने बुद्धिज़्म की आइडेंटिटी को बनाए रखा। मॉनेस्ट्री उनके यहाँ बनी हुई है, मणिपद्म में हमका मंत्रोच्चार वहाँ पर होता है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मणिकल इम्पैक्ट इतना रहा, संस्कृताइजेशन की प्रोसेस इतनी पावरफुल रही कि जो बुद्धिस्ट पहचान थी सीमांत में, वो सिर्फ अकेले हम ही हैं जहाँ वो पोष दी गई। पूरे नेपाल में वो है, पूरे वहाँ आप देखोगे, हिमाचल में जैसे ही जाओगे आप, तो वहाँ स्पीति में, लाहौल में, किन्नौर में वो आइडेंटिटी बनी हुई है। लद्दाख में तो पूरा डोमिनेंट है, और आगे को जाओ नेपाल के बाद आप सिक्किम में जाओ, बुद्धिस्ट आइडेंटिटी बहुत पावरफुल है। भूटान तो बुद्धिस्ट कंट्री है, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसमें पूरा तवांग तो बड़ा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मॉनेस्ट्री जो है तवांग में है। और 2, इन क्षेत्रों में समय के साथ और बदलाव आते रहे। बाहर से कई और दल जातियां बसती रही और खुलती मिलती रही। नैन सिंह रावत, तिब्बत का सर्वे करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक, जोहार में ऐसे ही बाहर से आए एक समूह से थे, जिन्हें मिलमवाल या रावत कहा जाता था। ऐसा वो खुद लिखते हैं।
वो खुद के पूर्वजों को धारा नगरी से आए हुए क्षत्रिय बताते हैं। गढ़वाल के राजा के आने की बात भी वहीं से आती है। ये कहानी बाद में जुड़ी हुई लगता है मुझे। लेकिन ऐसा है कि उत्तरी भारत में जब अपीपल हुआ इस्लामिक शासन के दौर में, तो बहुत बार बहुत कम्युनिटीज को भागना पड़ा। जब भी कोई नया आक्रांता आता था, हमला करता था, तो लूटपाट होती थी। तो मिडिवल टाइम्स में बहुत बार भाग के आए और राजस्थान से बहुत ज़्यादा आए। हमारे यहाँ आज भी अजमेर पट्टी है, नेपाल में भी अजयमेरू फोर्ट है, गढ़वाल में अजमेर पट्टी है, बीकानेर पट्टी है। अब ये लगता है कि जब ये वहाँ जोशीमठ की तरफ आए तो जोशीमठ से फिर ये तिब्बत होते हुए जोहार आए, ये कहानी ये मानते हैं। धारा नगरी से उस जमाने में जो माइग्रेशन हुआ उसकी कोई स्टडी हमारे पास विधिवत नहीं है। लेकिन जोहार में अनेक बार आप चेहरे मोहनों को देख के लगता है कभी कभी कि नॉन मंगोलोइड फेस भी वहाँ पर आपको बहुत बार दिखाई देते। तुम जाओगे तो तुम लोगों में भी ट्रेस कर सकते हो, ऐसे चेहरे दिखाई देते। लेकिन आंखें उनकी प्रीडोमिनेंटली मंगोलोइड दिखाई देती। इस गढ़वाल से तिब्बत जाने और वहां से दोबारा जोहार आने की कथा में हो सकता है थोड़ी बहुत सच्चाई हो, क्योंकि तिब्बत में एक समय राजपूत कॉलोनीज होने के लेख हमें मिले हैं। जोहार और बाकी का भोट पहले तिब्बत के एक राजा के अधीन बताए जाते हैं। बाद में ये क्षेत्र सीरा के मल्ल राजाओं के अधीन आ गया, जो नेपाल में डोटी के शाही राजवंश से ताल्लुक रखते थे। 16वीं सदी में अल्मोड़ा के चंद राजा रुद्रचंद ने मल्ल नरेश हरिमल्ल को हराकर जोहार, अस्कोट, दारमा और सीरा पर अधिकार कर लिया। बाद में बाज बहादुर चंद जोहार के रास्ते ही तिब्बत को गया। इस पूरे समय धीरे धीरे व्यापार जोहार की प्रमुख गतिविधि हो गई और शौका जीवन का हर एक पहलू इसी के चारों ओर घूमने लगा। उस जमाने में ये लगता था कि मिडिवल पीरियड में जब रुद्रचंद गया वहाँ और फिर उसके बाद बाज बहादुर चंद गया, तो उस जमाने से पहले जो है ये ट्रेडिंग कम्युनिटी तो बन चुके थे और ये भारत तिब्बत व्यापार के कीपर्स थे। और तिब्बत से लेके इंडियन ये अपना उत्तराखंड की फुट हिल्स तक ये व्यापार ले गए। टैक्स देते थे, तिब्बतन को टैक्स देते थे, बल्कि धारचूला वाले तो जुमला वाले को भी टैक्स देते थे। दे वर पेइंग 3 टैक्सेस और यहाँ चंद राजा को देते थे। बाद में जो अस्कोट का रजवार था वो भी टैक्स लेता था उनसे। जोहारी एज ए ट्रेडिंग कम्युनिटी, एज ए हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटी, उनकी ये थी कि वो ऑब्स्टकल नहीं चाहते थे, कोई वॉर सिचुएशन नहीं चाहते थे जिसमें उनका ये काम हो जाए। क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ी होगी उनका कारवां कैसे जाएगा तिब्बत? समय पर नहीं जाएगा तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। आप कोई नीचे हाईवे में थोड़ी जा रहे हो मैदान में कि कभी भी चल दो। आप वहाँ जून से लेके सितंबर एंड अक्टूबर तक ही जा सकते हो, बाकी तो बर्फ आ जाएगा, फिर जा ही नहीं सकते हो आप। आज भी नहीं जा सकते हो आप। 1780-90 के दशक में बड़े परिवर्तन हुए। कुमाऊं में एक गृह युद्ध की स्थिति थी और 1790 में गोरखों ने अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। चंद वंश की समाप्ति हो गई। बीच में 15 साल का गोरखों का पीरियड आता है, वो बड़ा मजेदार है। गोरखा हमला करते करते जोहार की तरफ और धारचूला की तरफ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। कठिन इलाका था वो, और वो ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन के लिहाज से। और ये लोग मैदान जीतते हुए आ रहे थे, ऊपर के हिस्सों को छोड़ते हुए आ रहे थे। ऊपर के बहुत सारे हिस्से ये नहीं जीत पाए थे गोरखा एम्पायर के दौर में। बाद में उन्होंने, इनके विस्तार हो गया साम्राज्य का, तो एक ऑटोमेटिक तरीके से उनका वर्चस्व उन्होंने स्वीकार कर लिया, जो हाईलैंडर्स थे। अब ये लेकिन दारमा, चौदास, ब्यास के और जोहार के लोगों ने उसमें यहाँ बड़ा स्ट्रगल था। और जोहार में तो 7 साल या 6 साल, मैं एग्जैक्ट तो भूल रहा हूँ अभी, 6-7 साल लगे मेरे ख्याल में। 1796-7 में जाके वो लोग दे वर एबल टू कंट्रोल जोहार। 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हो गई। पूरा कुमाऊं और आधा गढ़वाल अंग्रेजों के सीधे प्रशासन में आ गया। अंग्रेजों के राज में जोहार सबसे बेहतर जाना जाता है अपने सर्वे ऑफ इंडिया की ओर योगदान के लिए। इस क्षेत्र ने नैन सिंह रावत और राय बहादुर किशन सिंह मिलमवाल जैसे महान सर्वेयर देश को दिए। भारत की आज़ादी का भी जोहार और उसके तिब्बत से व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध का। सडनली इंडो तिब्बत ट्रेड रुक गई। बहुत सारे व्यापारियों की ये दुर्दशा होगी, उनका पूरा का पूरा सामान तिब्बत में पड़ा हुआ है, वो उसका पैसा नहीं मिला उनको, एक्सचेंज की सामग्री नहीं मिली उनको। अब वो क्या करें? सरकार से निवेदन कर रहे हैं। सरकार तो अभी लड़ाई हार चुकी है 62 में। किस मुख से वो चाइना से कहे? कोई निगोशिएशन इस तरीके के हो नहीं पाए। और फिर उसके बाद फिर व्यापार रुका तो रुका ही रहा। और पूरे भूटिया कम्युनिटी, पूरे हाईलैंडर्स जो थे, इंडिया के पूरे हाईलैंडर्स, आपके भूटान वहाँ से लेके बिल्कुल कश्मीर तक, वो सब अपनी हजारों साल में बनी हुई जो जीवन पद्धति थी उससे बाहर आ। हालांकि ये पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, चतुर लोग थे,
और चीज़ों को करना जानते थे, तो इन्होंने अपनी जो भोटिया फेडरेशन बनाई थी उसके माध्यम से ये संवाद सरकार से करा। तो 67 में उनको शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन दिया, क्योंकि जोहारी सबसे पढ़े लिखे थे हमारे कम्युनिटीज में, और वो जल्दी से जल्दी जॉब मांगने लगे। जब शिक्षा के लिए और जॉब के लिए आपको रिजर्वेशन मिला और यूपी में और कोई ट्राइब नहीं थी, तो स्वाभाविक था कि वो इतने बड़े यूपी के जॉब्स पर हमारा वर्चस्व, बल्कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उनके जॉब्स के वर्चस्व को हमने ख़त्म कर दिया। और जो लैंड सेटलमेंट हुआ उसमें भी भोटिया लोगों ने बहुत लॉस की, बहुत ज़मीन गई, क्योंकि उनके 3 सेट्स ऑफ विलेजेस थे और जिस गांव में वो नहीं थे उस ज़मीन को टेक ओवर कर लिया गया। अब जब हम इतिहास और भूगोल से परिचित हो ही चुके हैं, तो जोहार के शौकों को जानने की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की ओर चलते हैं, यहाँ के लोग, उनका समाज और जीवन। जागा हुनेला मासिक फूल जागा हुनेला मासिक फूल नंद हिमाला मासिक फूल आनंद हिमाला मासिक फूल वे जगह हुनेला चिलमुल्या घाम वे जगह हुनेला मासिक। जोहार के लोग, जिन्हें शौका, सौकपा या रावत भी कहा जाता है, मूल रूप से व्यापारी थे और उनका जीवन इसी व्यापार के चारों ओर घूमता था। नवंबर-दिसंबर में शौका भोटिया मल्ला जोहार के गांवों से निकलकर दक्षिण का रुख करते थे। उनके साथ उनकी सभी भेड़ बकरियां और तिब्बत से लाया हुआ सामान होता था। गोरी नदी के साथ साथ ये लोग चलकर मुनस्यारी पहुंचते थे। मुनस्यारी खलिया डांडा से गोरी गंगा के तट तक फैली एक सुंदर ढलान है, जो नानासिम, सुरहिंग, गोरफाटा, दरकोट, दराती आदि गांवों का एक समूह है। 1882 की हिमालयन गेजेटियर में एटकिंसन ने लिखा है कि यहाँ के मकान आकार और सुंदरता में अल्मोड़ा बाजार से बेहतर हैं, बल्कि सतलज और काली के बीच इनकी टक्कर का कोई नहीं। मुनस्यारी एक ट्रेड डिपो हुआ करता था। तिब्बत से लाया हुआ और शौकों की खुद की कुछ उपज और सामान यहाँ रखा जाता था। कुछ भोटिया परिवार यहीं सर्दियां निकाल देते, बाकी अपने शीतकालीन निवास स्थानों की ओर, या तो गोरीफाट में ही मतकोट की ओर या फिर तल्ला देश में तेजम, नाचनी, नामिक, होकरा आदि गांवों में चले जाते। मुनस्यारी से निकलकर अगले कुछ डिपो तेजम, डीडीहाट, गंगोली आदि स्थानों में बनाए जाते थे, जहां से पुरुष व्यापार की सामग्री को आगे बाजारों की ओर ले जाया करते। नवंबर में जौलजीबी में, जहां गोरीगंगा और काली का संगम होता है, एक विशाल मेला लगता था, अब भी लगता है। पश्चिम की ओर बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला था, हो सकता है आज भी हो। और यहाँ जोहारी भोटियों का प्रभाव सर्वाधिक था। तिब्बत से लाया हुआ नमक, हिमालयी मसाले, बकरियां, घोड़े खच्चर, ऊन, याक की पूंछ, दनकालीन सब कुछ बिका करता था। तिब्बत से लाया हुआ बोरेक्स और नमक लेकर जोहार के शौका कभी कभी रामनगर और मैदानों की ओर भी चले जाते थे। वापसी में दक्षिण से वो अनाज, बर्तन, सूती कपड़ा, गुड़, तेल आदि ले आते। शौका महिलाएं गोरीफाट और तल्ला देश में रबी की फसल, बच्चों, जानवरों आदि की देखरेख करती और कताई बुनाई का काम देखती। शौकों और बाकी भोटियों का लगभग 100% टेक्सटाइल का काम, जिसमें पंखी, थुलम, दनकालीन, कपड़े, जूते आदि का उत्पादन उनके खुद के इस्तेमाल और बिक्री के लिए होता था, महिलाओं के ही हाथ में था। मल्ला जोहार में बर्फ अप्रैल मई तक रहती है। इस समय तक रबी की फसल कट चुकी होती है और ज्यादातर शौका तल्ला देश और गोरीफाट के निचले क्षेत्रों से मुनस्यारी आ जाते हैं। फिर उत्तर की यात्रा शुरू होती है। मल्ला जोहार में 14 गांव हैं, जिनमें से एक रालमगाड़ के किनारे है। यहाँ से रालम पास को रास्ता जाता है जो दारमा में उतरता है। बाकी 13 गांव बोगडियार से आगे गोरी की घाटी में ही हैं। सभी गांव 3100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। जिस गांव के पास जो गाड़ घतेरे गोरी में मिले, उनका नाम भी वही हो जाता है। लस्पा से लस्पा गाड़, बुरफू से बुरफू गाड़, रालम से रालम गाड़ गोरी गंगा में गिरती है। हर गांव अपने बाशिंदों और उनके वंशजों को अपना नाम भी देता है। जैसे हम मिल में है तो मिलवाल हुए, लस्पा है तो लस्पाल हुए, बुरफू है बुरफाल लोग रहते हैं, लुआन रहते हैं, सुमतू सुमतिया टोला टोलिया लोग रहते हैं, खिलाच खिंचाल लोग रहते हैं,
मर्तोलिया रोग रहते हैं, रिलकोटिया रोग रहते हैं। सबसे बड़ा गांव घाटी के अंत में है, मिलम। भोटिया घाटियों में अक्सर आखिरी गांव ही सबसे समृद्ध होता आया है, क्योंकि वो तिब्बत के सबसे नजदीक होता है। मिलम कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव था। 19वीं सदी के अंत तक मिलम में साल के 6 महीने 1,500 लोग रहा करते थे। इतना बड़ा गांव, तो स्कूली है यहाँ, है तो जिसका शादी वहाँ हो जाता है बैसाख के महीने में, तो यहाँ आकर के पानी भरने के लिए जब जाती है नई दुल्हन, है अपना घराना भूल करके दूसरे के घर में जाने वाली है। व्यापार शुरू करने के लिए तिब्बती लोग, जिन्हें हुणिया कहा जाता था, सबसे पहले हिमालयी दर्रों को पार कर जोहार आते थे, क्योंकि उनकी भेड़ बकरियां ज्यादा ठंड की आदी थी, ज्यादा ताकतवर थी। सबसे पहले हुणिया हुक्मरान एक दूत को भेजा करते थे, जिसे जोहार में सरजी कहा जाता था। जब ये दूत वापस हुणदेश में जाकर खबर करता था कि भोट में कोई बीमारी या अकाल नहीं है, तब व्यापार की शुरुआत होती थी। फिर मिलम से शौका पुरुषों का काफिला अपनी बकरियों पर सामान लादकर यात्रा शुरू करता था। आगे की यात्रा बड़ी कठिन थी। गुंखागाड़ के किनारे होते हुए ग्लेशियर के ऊपर से ऊंटाधुरा, जयंती या जयंती और भारत चीन सीमा पर कंगरी बिंगरी, ये तीनों दर्रे एक ही दिन में पार करने होते थे, क्योंकि रात में यहाँ रुकना संभव ही नहीं था। आमतौर पर हर भोटिया समूह को तिब्बत में केवल एक ही मंडी से व्यापार की अनुमति थी। जाड़ भोटिया सपरांग से, माणा घाटी के मार्छा तोलिंग से, नीति घाटी के लोग डाबा और शिवचिलम से, ब्यास चौदास के रंग तकलाकोट से, दारमी और जोहारी तारा, मीसर और ज्ञानिमा में व्यापार करते थे। पर केवल जोहारियों को किसी भी मंडी से व्यापार करने की अनुमति थी। ज्ञानिमा सबसे नजदीकी हुणिया मंडी थी, जो कि एक झील के किनारे खुला मैदान था, नीमाखर नाम के एक किले के सामने। व्यापार में मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था। पूरी प्रणाली केवल बार्टर ट्रेड पर आधारित थी। 19वीं सदी के अंत तक 1 मन नमक या बोरेक्स की कीमत आधे मन आटे के आसपास होती थी। ये एक्सचेंज रेट बदलता रहता था और इस बात पर भी निर्भर करता था कि कौन किसकी मंडी में गया है। तिब्बती वस्तुओं का मूल्य तब महंगा हो जाता था जब हुणिये खुद जोहार में आते। भोटिया हिंदुस्तान का सामान वहां बेचकर वापसी में नमक, बोरेक्स, ऊन, याक की पूंछ, सोने की धूल से भरे पैकेट जिन्हें फटांग कहा जाता था, आदि वस्तुएं ले लेते थे। इस व्यापार का कुछ हिस्सा तिब्बत और भारत के प्रशासक कर की तरह रख लेते। इस पूरे व्यापार पर भोटियों का एकाधिकार था और इस अनमोल परंपरा को वो अपने ही पास हर स्थिति में रखना चाहते थे। अल्मोड़ा श्रीनगर के व्यापारी वैसे भी तिब्बत में नहीं ही जाते थे। एक तो कठिन भूगोल और फिर तिब्बती भाषा से अनभिज्ञता उन्हें ये करने से रोकती थी। जब तक पुरुष हुणदेश में व्यापार के लिए गए होते, महिलाएं फिर से घर में रहकर बुनाई, कताई, बच्चों, नवजात जानवरों की देखभाल करती थी। थोड़ी बहुत चौलाई, फाफर या उगल, आलू, मडुए आदि की फसल भी अक्सर वो ही देखती थी। अक्टूबर तक पुरुष वापस आ जाया करते थे। उसके बाद दर्रे बर्फ से ढक जाते हैं और नवंबर से फिर वही सिलसिला। हजारों सालों में ये परंपराएं विकसित हुई होंगी, पर खत्म होने में केवल 1 साल लगा। एक बहुत ही गतिशील समाज एकदम ठहर गया। तो व्हाट दे लॉस्ट एक्चुअली, दैट इज नॉट येट फुल्ली रियलाइज्ड बाय देमसेल्व्स। उनको भी अभी महसूस नहीं हुआ कि उनने कितनी बड़ी विरासत जो है खो दी। ये ठीक है कि दे आर वेल सेटल्ड, वो उनका बड़ा नाम और सम्मान है, दे आर जिसको कहेंगे कि फाइनेस्ट पीपल they have given to our society, to modern India, to modern उत्तराखंड। लेकिन उन्होंने खुद इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपनी इतनी बड़ी विरासत जो हजारों साल में विकसित हुई, ये पूरी विरासत एक तरीके से, ये ठीक है कि ये विरासत खोई नहीं, लेकिन इसकी जो कंटिन्यूटी है वो एक तरीके से खत्म हो गई। और एक ऐसी दुनिया में हम आ गए हैं जहाँ अब उन चीज़ों को आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। अब भी कुछ एक लोग हैं जो मल्ला जोहार की ओर चल देते हैं। व्यापार तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो ये लोग मुख्यतः पशुपालन करते हैं। और जब मैं कुछ एक बोलता हूँ तो उसका मतलब कभी कभी वाकई में एक से ही है। कभी हिमालय की इस महान विरासत को संभालने वाले ये गांव, जहाँ हजारों लोग आया जाया करते थे, अब बस खंडहर हैं। तल्ला जोहार और गोरीफाट जरूर आबाद रहे हैं। मुनस्यारी एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। जोहार सब भोट प्रांतों में कुमाऊं के सबसे नजदीक रहा है
और यहाँ के निवासियों के रीत रिवाज, धर्म कर्म काफी समय पहले ही कुमाऊनी हो गए थे। भाषा इनकी कुमाऊनी ही है। अब तो थोड़ा बहुत ही फर्क रहा होगा। अपने क्षेत्रीय देवी देवताओं के अलावा नंदा देवी यहाँ की पीठासीन देवी है। नंदा अष्टमी को लस्पा में मेला लगता है। यहाँ के लोगों के दैनिक खान पान में भी कुमाऊं के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पर ठंडा मौसम और खेती की कमी मांसाहार की मात्रा को बढ़ा देता है। शौका लोग बकरी के मांस को धूप में सुखाकर लंबे समय के लिए भंडार करते हैं। इसको पहले अक्सर नमक में मैरिनेट किया जाता है। बहुत से घरों में मटन के लटकाए हुए टुकड़ों की कतार आपको मिल जाएगी। जड़ी बूटियां भी जोहार में अच्छी खासी पाई जाती हैं। कई लेखक और इतिहासकार भोटियों को मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान कह चुके हैं, और ऐसी जटिल परिस्थितियों में भी सैकड़ों हजारों सालों तक एक संपन्न समाज चलाने वाली, साल भर अथक यात्राएं और प्रवास करने वाली और नियमबद्ध तरीके से लाखों का व्यापार करने वाली जाति को आप और कहेंगे भी क्या। तो ये थी जोहार की कथा, जो इन लोगों के सहयोग के बिना आप तक पहुंचानी बहुत मुश्किल थी। आपसे मिलूंगा अगली बार। धन्यवाद।